गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है सीपीसी 1908 में कुल कितने भाग होते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सीपीसी को दो भागों में बांटा गया है सर। भाग एक में धाराएं हैं और भाग दो में प्रथम अनुसूची में अध्याय बताए गए, आदेश बताए गए हैं। धारा एक लगायत 158 धाराएं इसमें दी गई हैं और कुल 51 आदेश इसमें दिए गए हैं। और ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसको धारा एक में जो परिभाषित किया गया है तो इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नाम से जाना जाएगा। और ये जनवरी 1909 को ये प्रवृत्त किया गया है। इसी के अलावा ये जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका ये लागू है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि जमीन जायदाद, मकान, प्लाट, भूमि, अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनको लेकर मुकदमा इन्हीं धाराओं और आदेशों के अंतर्गत न्यायालय में, कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा जो इसमें अन्य प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत भी मुकदमे इसमें पेश किए जाते हैं। खास तौर से यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर अपना कोई हित या अधिकार रखता है, मालकाना हक रखता है, जिसको स्वामित्व या टाइटल कहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति उसको चुनौती देता है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत उसको अधिकार होगा कि वो कोर्ट में जज साहब के सामने अदालत में मुकदमा पेश करे, वाद वास्ते स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने हेतु, जिसमें वो जिस आधार पर मालिक है, यदि उसने प्रॉपर्टी किसी से खरीदी है तो रजिस्ट्री के आधार पर, या उसको दान में मिली है, या वसीयत से प्राप्त हुई है, या उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जो भी आधार उसका प्राप्त होने का है, जिस भी आधार पे उसने मालिकाना हक प्राप्त किया, उन आधारों को, उन ग्राउंड्स को जज साहब के समक्ष रखेगा। और ये जो दावा पेश किया जाएगा ये उन आदेशों के तहत ही पेश किया जाएगा। जैसे कि आदेश 6 में प्लीडिंग के बारे में बताया गया कि दावे में किन बातों का उल्लेख किया जाएगा, उसमें तथ्य का उल्लेख किया जाएगा, कानून का उल्लेख नहीं किया जाएगा। आदेश 7 नियम 1 में बताया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 में कुल 9 आधार बताए गए, उनका उसमें उल्लेख होना जरूरी है। जैसे कि एक कुछ खास खास मैं बता दूं कि न्यायालय का नाम, वादी प्रतिवादी का पूरा नाम, पता और क्षेत्राधिकार, वाद मूल्यांकन, कोर्ट फीस, प्रोसेस शुल्क, तलबाना शुल्क, वाद दो परत में पेश किया जाएगा, वादी का रजिस्टर्ड पता और वाद वकील पत्र। आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दस्तावेज सूची पेश की जाएगी। ये सभी बातें हैं। क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कितने भाग होते हैं, तो सर इसमें दो भाग होते हैं कुल। इन दो भागों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक ई बुक भी तैयार की हुई है। उस ई बुक में जो अध्याय हैं उनसे परिचय करा देता हूं कि अध्याय 1 में परिचय है, अध्याय 2 में सीपीसी 1908 की संरचना के बारे में बताया गया है, अध्याय 3 में भाग 1 धाराओं के बारे में बताया गया है, और अध्याय 4 में भाग 2 में प्रथम अनुसूची में जो 51 आदेश दिए गए उनके बारे में बताया गया है, और 6 में है, अध्याय 6 में अनुपूरक और संशोधन जो इसमें अमेंडमेंट हुए उनके बारे में जानकारी दी गई है। 7 में है सीपीसी 1908 की व्यवहारिक उपयोगिता क्या होगी। हम प्रैक्टिकली तौर पर जैसे कोर्ट में वकालत करते हैं तो उसकी उपयोगिता किस प्रकार से होगी, इस अध्याय में बताया गया है। और अध्याय 8 में है निष्कर्ष, और अध्याय 9 में परिशिष्ट। ये इन सब पे हम डिटेल चर्चा ई बुक के अंदर से करेंगे, जो ई बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। आगे की जानकारी मैं आपको उस ई बुक के अंदर से दूंगा। इस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आपको ई बुक डाउनलोड और उसके आगे लिंक दिखाई देगी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस ई बुक तक पहुंच जाएंगे, और आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये मैं ई बुक के अंदर से देने का जानकारी मकसद भी यही है कि वो जो मैं जानकारी दूंगा और आप जो देखेंगे सुनेंगे ई बुक को, वही पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगी। कुछ परिभाषा जो मैंने आपको बताई है उसमें कुछ असम के संबंध में जो अभी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 में जो परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषा उसमें कुछ असम का क्षेत्र के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में भी कुछ बताया गया, उसकी भी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कितने भाग होते हैं, उस पर आगे बढ़ने से पहले जो मैंने अभी आपको जस्ट परिभाषाएं बताई हैं धारा 1 में, उस पर कुछ जो क्षेत्र के संबंध में स्पेशल जो डेफिनेशन दी गई है वो भी मैं सर आपको बता देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। 1 जनवरी 1909 को ये लागू किया गया है।
परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या किसी का उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य में या ऐसे जनजाति क्षेत्रों या उसके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए। कहने का मतलब सर ये हुआ कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ये जो नागालैंड राज्य है और जनजाति क्षेत्र हैं इसमें जो है कि किसी भाग में ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित इसको कर सकेगी और अधिसूचना में इसको निर्दिष्ट किया जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है परिभाषाओं में जो असम क्षेत्र के संबंध में है। इस खंड में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। जो जनजाति क्षेत्र क्या होंगे सर वो इसमें बताया गया है कि 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम में जनजाति क्षेत्रों में जो सम्मिलित हैं उन्हें जनजाति क्षेत्र माना जाएगा। इसमें उपधारा 4 में बताया है कि अमीन दीवी द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम अभिकरणों और लक्षद्वीप एवं राज्य क्षेत्रों के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह अभिकरणों या ऐसे संघ राज्यों में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय पूर्वक किसी निगम विनिमय के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख रहे थे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है जो दीवानी दावों में लागू होती है। और सिविल प्रक्रिया संहिता जो बनाई गई है इससे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार शक्ति एक आम व्यक्ति को नहीं दी गई है, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि जो व्यक्तियों के जो मुकदमे हैं जो अदालत में पेश किए जाते हैं तो उसमें प्रक्रिया किस प्रकार से लागू होगी, किस प्रकार से दावा तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से प्रतिवादियों को समन जारी किया जाएगा, किस प्रकार से गवाह लिए जाएंगे, प्रति परीक्षण किया जाएगा और बहस की जाएगी अंत में वकील साहबों के द्वारा और उसमें जजमेंट पारित किया जाएगा। तो इसमें पूरे जो मामले में जो भी स्टेप्स जो प्रोसीजर है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू होगी। अब आगे की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके लिए ई बुक में तैयार करके रखा है उसमें से मैं आपको देता हूं। तो आइए सर, आज का जो वीडियो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कितने भाग होते हैं ये हर एक व्यक्ति के लिए एक जानने का उत्सुक विषय होता है। जैसे कि विधि के छात्र जो 12th पास करके जस्ट LLB में जिन्होंने प्रवेश किया है या जिन्होंने LLB कंप्लीट कर लिया और वकालत की प्रैक्टिस को चालू कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वकालत के प्रैक्टिस के दौरान भी इन आदेशों का उपयोग होता है, इन धाराओं का उपयोग होता है। तो ये धाराओं का जो संक्षिप्त टाइटल है वो किस प्रकार से होगा, यदि ये हमारे दिमाग के अंदर ये उसका जिसको कहना चाहिए कि प्राइमरी रूप अगर मौजूद है तो हम बुक में से खोलकर वहां तक पहुंच सकते हैं। अब जब हमको प्राइमरी उसका प्राथमिक रूप ही नहीं पता है तो हम बुक का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा ये नहीं समझ सकते। उदाहरण के तौर पे धारा 96 में अपील के प्रावधान दिए गए। मूल डिक्री की अपील धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत होगी। अब आपको ये धारा 96 ही नहीं पता है तब आप भला बुक में उसको कैसे ढूंढेंगे। और ये मैंने जो ई बुक तैयार की है इसमें वो प्रमुख धाराएं प्रमुख आदेश शामिल किए हैं जिनका उपयोग अधिकांशता प्रैक्टिस के दौरान कोर्ट में होता है। तो वो जब प्राइमा फेसी प्राथमिक रूप से जब आपका परिचय होगा तो बुक में भी उसकी डिटेल आपको ढूंढने में सर आसानी होगी। कुल 51 आदेश और 158 धाराएं हैं, उनसे मैंने इसमें बुक में परिचित भी कराया है और उनके जो शार्ट में जो शीर्षक और टाइटल हैं उनसे भी मैं आपको परिचित कराऊंगा। तो ये कि बड़ा ही उपयोगी वीडियो है, चाहे आप सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप विधि के विद्यार्थी हो, चाहे आप एक अधिवक्ता हो, चाहे आप एक आम व्यक्ति हो, मेरा वीडियो सभी के लिए बड़ा उपयोगी है। क्योंकि हर एक आम व्यक्ति के मन में भी ये सवाल उठता है जब उसके सामने संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो वो ये सोचता है कि अब हम क्या करेंगे। तो मेरा वीडियो घर बैठे ही आपको वो ज्ञान प्रदान करने में आपको इससे वो ज्ञान प्राप्त होने की पूरा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप सक्षम हो सकेंगे अपने आप में कि अब आपको अगली स्टेप क्या करना है। एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कोशिश है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कानून के तहत किस प्रकार से होगा ये आपको पता चल सके। ये एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है, कोई दावा नहीं है सर। और ई बुक भी मेरे द्वारा इसी मकसद से तैयार की जाती है कि उसके अंदर विभिन्न कानूनों का समावेश एक जगह किया जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से निकल सकता है ये कोशिश की जाती है। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं ई बुक की ओर, जहां मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ।
ई बुक में क्या क्या अध्याय शामिल हैं ये मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के बता दिया है। अब इस ई बुक के अंदर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और क्या उपयोगी जानकारी ई बुक से हटके भी आपके लिए है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूं। कि ये सर जो आप देख रहे हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है, इसकी संरचना पर हम चर्चा करेंगे। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका हर पहलू न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब न्यायिक प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से अदालत में लागू हो सके और लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। हम जानेंगे कि सीपीसी 1908 में कितने भाग हैं, साथ ही इसकी संरचना और प्रमुख आदेशों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सीपीसी 1908 एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है जो भारतीय सिविल अदालतों में मुकदमों को चलाने के लिए प्रक्रियाओं और नियमों का निर्धारण करता है। किसका सर? प्रक्रिया और नियमों का निर्धारण करता है, जो धारा 1 लगायत 158 में दिए गए और आदेश 1 लगायत 51 में दिए गए। इससे सिविल मुकदमों को एक विभिन्न आदेशों और नियमों के तहत व्यवस्थित किया जाता है ताकि न्याय की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके। इसमें जो दो मुख्य भाग हैं सर, जो हमारे वीडियो का टाइटल है, इसमें भाग 1 में तो धाराएं बताई गई हैं। इसमें 1 से 158 तक की धाराएं हैं शामिल हैं, जिनमें सिविल मुकदमों से संबंधित सभी मुख्य कानून का वर्णन किया गया है। इन धाराओं में इसमें मुख्य रूप से पक्षकारों का निर्धारण, समन की सेवा, समन की तामील, विवाद समाधान की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें सर शामिल किया गया है 1 लगायत 158 धाराओं में। और भाग 2 में सर जो प्रथम अनुसूची दी गई है, उसमें आदेशों और नियमों का विवरण दिया गया है। यह वह हिस्सा है जिसमें हम सीपीसी के प्रमुख आदेशों जैसे आदेश 1, आदेश 5, आदेश 6 और अन्य महत्वपूर्ण आदेशों को विस्तार से समझेंगे। ये आदेश सिविल मुकदमों के संचालन में मदद करते हैं। आदेश 1 में पक्षकारों के बारे में बताया गया है। आदेश 6 में उपनियम भी बहुत से बताए गए हैं कि उसमें प्लीडिंग के बारे में बताया गया है कि वाद पत्र में तथ्य का उल्लेख होगा, विधि का नहीं, और स्पष्ट उसमें आपको उल्लेख करना होगा आपके तथ्यों का। और ये प्लीडिंग से संबंधित है आदेश 6। और आदेश 5 में जैसे कि आप जानते हैं समन की तामील के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, स्पेशल ई बुक भी लिखी हुई है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और आदेश 5 में ही पेपर प्रकाशन की प्रक्रिया क्या होगी उस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि वादी लगातार तलबाने पेश करता है और प्रतिवादी तक तामील ही नहीं पहुंच पाती है। विभिन्न वजहें लिखा लिखा कर उस पर आती रहती हैं वापस न्यायालय में कि दरवाजे पर ताला लगा है, या रिश्तेदारी में बाहर मिलने गया हुआ है, या दूर गांव चला गया है, या घर पे नहीं रहता है, और या बीमार है अस्पताल में भर्ती है, और या कुछ समय से रोजगार की तलाश में बाहर गया। पता नहीं विभिन्न विभिन्न तरीके के आधार लिखे हुए आते हैं और उसमें कई बार काफी साल या 6 महीने 1.5 साल भी निकल जाता है। जब ऐसी स्थिति में घर पे चस्पा करके तामील करवाई जाने का प्रावधान है। उसके बाद पेपर में प्रकाशन करके तामील करवाए जाने का प्रावधान है। पेपर में प्रकाशन की तामील की पूरी प्रक्रिया और उस पर एक वीडियो स्पेशल मैंने चैनल पर बनाया है जो अपलोडेड है। उसकी बुक भी मैंने चैनल उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सर जो हम आगे बढ़ते हैं अब कि कितने भाग होते हैं सीपीसी में, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। भाग 2 भागों में बांटा गया है इसको। इसमें सर जो भाग 2 में प्रथम अनुसूची में जो आदेश बताए गए हैं, उसमें जो आदेश 1 है वो पक्षकारों के निर्धारण के संबंध में है। यह आदेश यह तय करता है कि किसी मुकदमे में कौन कौन पक्षकार होंगे, यानी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का निर्धारण कैसे किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले में कौन कौन शामिल है और उनके अधिकार क्या होंगे। आदेश 1 नियम 10, यदि आप वाद में आवश्यक पक्षकार हैं तो न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर निवेदन कर सकते हैं कि इसमें आवश्यक पक्षकार बनाया जाए। और इसी में जो पक्षकारों का कुसंयोजन असंयोजन का दोष है या गलत पक्षकार बना लिए गए हैं, उसके संबंध में पूरी डिटेल व्याख्या इसके अंदर की गई है कि उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और उनके क्या क्या अधिकार होंगे। 110 की एप्लीकेशन भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के दौरान कोर्ट में दावे के विचारण के दौरान पेश की जा सकती है। आदेश 5 पे भी हम चर्चा कर लेते हैं सर, समन की सेवा। इस आदेश के तहत यह तय किया जाता है कि पक्षकारों को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन कैसे भेजा जाएगा। समन की सेवा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे न्यायालय के सामने सभी पक्षकार सही रूप से उपस्थित हो सकें। प्लीडिंग का जो आदेश 6 में मैंने आपको बता दिया। 9 में उपस्थिति और गैर हाजिरी। यह आदेश यह बताता है कि जब कोई पक्षकार अदालत में हाजिर नहीं होता है, सूचना की तामील भी हो गई। आदेश 5 के तहत सूचना भी जारी कर दी
उसके दस्तखत होके प्राप्त कोर्ट में आ भी गए और अदालत में जज साहब के द्वारा पुकार भी लगवाई गई, उसके बाद भी वो उपस्थित नहीं हुआ, तब क्या होगा सर? तो अदालत क्या कदम उठाने चाहिए? इसमें गैर हाजिरी के आधार पर आदेश देने की प्रक्रिया का वर्णन बताया गया है। आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ये बड़े ही महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान बताए गए हैं कि यदि एक पक्षी को आदेश हो जाता है तो उसको निरस्त करने की क्या प्रक्रिया होगी, उसमें कैसे एप्लीकेशन लगाई जाएगी, इसमें बताया गया है। और इसके अलावा भी और भी कई आदेश हैं सर। आदेश तो एक लगा 151 है, सॉरी 158 तो धारा है और 51 आदेश हैं। उन सब की एक परिचय जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप एक प्राइम ऑफिसर रूप से इससे परिचित हो जाएं। और इसी प्रकार से सीपीसी का जो व्यवहारिक उपयोग भी इसमें बताया गया है कि व्यवहारिक उपयोग केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है बल्कि वकीलों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह सिविल मुकदमों की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है जिससे कानूनी पेशेवरों को मुकदमे की तैयारी, प्रस्तुति और निष्पादन में सहायता मिलती है। और अंत में इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है। तो ये तो मैंने एक शॉर्ट में परिचित कराया। अब इसमें जो ई बुक के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन पे भी सर मैं आपको परिचित करा देता हूँ, जिसमें इन आदेशों का उल्लेख किया गया है और उन आदेशों को मैं आपको शॉर्ट रूप में पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि आप इससे पूर्णतः परिचित हो जाएं कि जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कितने भाग होते हैं, तो सर कुल 2 भाग होते हैं। उन भागों में जो धाराएं महत्वपूर्ण वो क्या कहती हैं और आदेश क्या कहते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम इनको नहीं जान पाएंगे तो हम इसको बुक में ढूंढ भी नहीं पाएंगे, ना हम देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना उसको अप्लाई कर पाएंगे। आइए सर मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। इसमें सर जो ई बुक का अध्याय 3 है उसी पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का भाग 1 कुल 158 धाराओं में विभाजित है। इन धाराओं के माध्यम से सिविल न्यायालयों की कार्य प्रणाली, अधिकार, सीमाएं, प्रक्रियाएं, अपील, पुनरीक्षण तथा निष्पादन की समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है। अब हम इसको एक चार्ट से भी समझ लेते हैं कि धारा 1 में जो है 1 से 158 तक का संक्षिप्त विवरण सारांश रूप में। इसको सर बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये यदि आपकी मेमोरी में रहते हैं ये धाराएं और ये आदेश, तो ये आप इनका उपयोग भी कर पाएंगे। यदि आपकी मेमोरी में है ही नहीं कुछ भी, तो आप ये मान के चलें कि आपने भले ही आपके सामने अगर कोई मामला और परिस्थिति आती है तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आइए सर, धारा 1 संहिता का शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। जो वीडियो के अंदर मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही इसकी डेफिनेशन आपको इसी बुक के अंदर से पढ़कर भी बताई है। धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं, धारा 9 में सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, धारा 10 में समानांतर वाद की निषेध, स्टे ऑफ सूट, वाद का रोक दिया जाना बताया धारा 10 में। धारा 11 में रेस जेडुकुटा जिसे प्राग न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं, और धारा 26 में वाद प्रारंभ करने की विधि के बारे में बताया। धारा 32 में गवाहों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके ऊपर 30 और 31 भी धाराएं दी गई हैं कि सूचना जारी कर दी जाती है उसके बाद भी नहीं आता है, तब वो सारी प्रोसीजर इसमें बताई गई है। 35 में लागत का प्रावधान बताया है। धारा 47 में डिक्री के निष्पादन से संबंधित निर्णय के बारे में बताया है। धारा 96 से 100 में अपील से संबंधित धाराएं। धारा 114 रिवीजन, उसको जो है कि पुनर्विलोकन के बारे में बताया है। धारा 115 में रिवीजन के बारे में बताया है। धारा 151 में न्यायालय को इनहेरेंस पावर, अंतर्निहित शक्ति दी गई है कि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायालय इसमें आदेश कर सकता है। धारा 152 बी आदेशों का सुधार व संशोधन की शक्ति के बारे में बताया है। धारा 158 में उच्च न्यायालय द्वारा नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया है। तो ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं सर जो मैंने आपको बताई हैं। अब इन धाराओं में कुछ खास धाराओं के बारे में आपको व्याख्या भी कर देता हूँ कि धारा 9 में सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया है। कोई भी व्यक्ति जिसे नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत चाहिए वह सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यह न्याय तक पहुंच का मूलाधिकार स्थापित करती है धारा 9 के तहत। धारा 10 समानांतर वाद की निषेध, यदि एक ही विषय पर पहले से कोई वाद लंबित है तो उसी विषय पर पुनः वाद नहीं चलाया जा सकता। ये धारा 10 के तहत उसे रोक दिया जाएगा। यह न्यायिक दोहराव को रोकता है। और धारा 11 में पुनः विचार वर्जन, रेस जेडुकुटा, यदि कोई मामला एक बार न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है, जिसमें फैसला हो चुका है, तो दोबारा उसी आधार पर नया वाद नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो निर्णित हो चुका है, तो फिर उसे नहीं उठाया जा सकता। यह स्थायित्व और न्याय की निश्चितता को सुनिश्चित करता है। धारा 96 में प्रथम अपील का अधिकार है। जो पक्ष डिक्री से असंतुष्ट है वह उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर कर सकता है। धारा 100 में द्वितीय अपील है। केवल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर द्वितीय अपील की जा सकती है। धारा 114 में पुनर्विलोकन है। जब न्यायालय से कोई त्रुटि रह जाती है तो वही न्यायालय उस पर पुनर्विचार कर सकता है।
धारा 115 में पुनरीक्षण के बारे में बताया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निर्णय दिया हो तो उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। धारा 151 में न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, धारा 47 में निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसको एक चार्ट से भी समझाया गया है सर। ये सर जो धारा 1 लगाए थे 158 है, उस पे मैंने मुख्य मुख्य बातों पे आपको जानकारी दे दी है, और इसी के अलावा मैं आपको कुछ और इसमें अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर देता हूं जो बुक के अंदर से आप देख रहे हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसमें जो बताया गया है कि साधारण शब्दों के विषय में भाग 1 में बताया है। बात करने का जो स्थान है सर, ये बताया है धारा 15 लगायत जो है कि 25 में बात करने के स्थान के बारे में इसमें बताया गया है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जा सकेगा, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से वादों को संस्थित किया जाना ये 26 में बताया गया है, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो के प्रारंभ में बताया था। इसी प्रकार से भाग 2 में निष्पादन के संबंध में बताया गया है, जो धारा 36 से लेकर 37 में बताया गया है। और इसी प्रकार से वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी, मतलब आदेश हो गया, डिग्री पारित हो गई, अब उसका निष्पादन किन न्यायालयों के द्वारा किया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। एक जब हम संपत्ति कहीं और स्थित होती है और या फिर उसका निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसके संबंध में धारा 38 से लेकर धारा 46 तक बताया गया है। इसी प्रकार से धारा 47 में प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय कर सकेगा, वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका निष्पादन करने वाला न्यायालय उस पे विचार कर सकता है और उनको डिसाइड कर सकता है, ये धारा 47 में बताया है। निष्पादन के लिए समय सीमा क्या होगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, धारा 48 में बताया है। 49 अंतरीति और विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताया है, धारा 49, 50, 51 में। निष्पादन की प्रक्रिया सर जो बताई गई है 51 से लेके 59 में बताई गई है निष्पादन की प्रोसेस। और कुर्की की जो प्रक्रिया है धारा 60 से लेके धारा 64 तक के अंतर्गत बताई गई है। विक्रय की जो परिभाषा है कि क्रेता का हक क्या होगा, ये धारा 65 से लेकर 67 तक बताया गया है क्रेता का हक, और इस आधार पर क्रेता के विरुद्ध वाद नहीं चलेगा कि क्रयवादी की ओर से किया गया, आदि सभी जानकारियां इसी धारा में दी गई हैं। और अस्थियों का वितरण धारा 73 में बताया गया है। निष्पादन का प्रतिरोध धारा 74 में बताया गया है, प्रतिरोध किस प्रकार से किया जाएगा। कमीशन धारा 75 से लेकर 78 में बताया गया है, कमिश्नर के बारे में जिसको कहते हैं कि अदालत में कमिश्नर भी नियुक्ति किया जा सकता है। आदेश 26 में भी इसके बारे में बताया गया है। भाग 4 में विशिष्ट मामलों में वाद के बारे में बताया गया है कि सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद पेश किया जाता है सरकार द्वारा, या उसके विरुद्ध वाद अपनी पदी हैसियत के लोग अधिकारी या उसके विरुद्ध वाद पेश किया जाता है, तो उसको इस धारा में बताया गया, भाग 4 में बताया है। धारा 79 से लेकर धारा 87 ए तक बताया गया है। इसमें धारा 80 बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें नोटिस के बारे में दिया है कि यदि आप किसी भी सरकार के कर्मचारी या सरकार के विरुद्ध दावा लगाते हैं तो धारा 80 सीपीसी का नोटिस आपको देना आवश्यक है। उसमें 2 माह का समय आपको देना होगा। यदि 2 माह में आपके द्वारा दिए गए नोटिस का कार्य हो जाता है तो फिर आपको दावा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो नहीं होता और आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब उसके बाद आप अदालत में दावा पेश कर सकते हैं। नेसेसरी प्रावधान है, यदि आप इसको नहीं करेंगे तो दावा चलने योग्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासकों के विरुद्ध वाद 87 बी, और अंतराभिवचन 88, और मध्यस्थ विशेष भाग 5 में विशेष कार्रवाइयां जिसको हम मीडिएशन भी कहते हैं, ये अक्सर सिविल न्यायालयों में जब राजीनामे के लिए कार्रवाई नियुक्ति की जाती है तो धारा 89 के तहत ही की जाती है, वो इसी में बताया गया है। और विशेष मामला अगर कोई है तो 90 में बताया गया धारा में। लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य, इस प्रकार के मामलों को धारा 91 से लेकर धारा 95 तक परिभाषित किया गया है। लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले दोषपूर्ण कार्यों के संबंध में बताया गया है सर इसमें। इसी प्रकार से भाग 6 में ये धारा चल रही है सर, हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, जिसमें भाग 1 पे चर्चा चल रही है जो धाराओं से संबंधित है। भाग 6 में अनुपूर्वक कार्रवाइयां बताई गई हैं धारा 94, 95 में। भाग 7 में अपीलों के बारे में बताया गया, अपील में 96, 97, 98, 99, 99 ए, ये सब इसमें भाग 1 में मूल डिग्रियों के अपील के बारे में बताया गया है 96 से लेकर 99 ए तक। और अपीली डिग्रियों के अपीली के बारे में जो बताया गया धारा 100 से लेके धारा 103 तक बताया गया है। 100 में द्वितीय अपील के बारे में बताया गया है। 100 ए में कुछ मामलों के आगे अपील का न होना, इसके बारे में बताया गया है। 102 में कतिपय मामलों में द्वितीय अपील का न होना, इसके बारे में बताया गया है। 103 में तथ्य विवादक का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति क्या होगी,
इसके बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार से आदेशों की अपील किस प्रकार से होगी, ये धारा 104, 105 से लेके 106 में बताया गया है। अपील संबंधी साधारण उपबंध जो हैं वो 107, 108 में बताए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में अपील 109 से 112 में बताया गया है। भाग 8 में निर्देश और पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। ये 113, 114, 115 में बताया, जो मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपको जानकारी दी है। भाग 9 में जो बताया है कि ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है, ये धारा 116 से 120 में बताया है। धारा और भाग 10 जो है उसमें नियम बताए गए हैं 121 से लेके 131 तक। और भाग 11 में प्रकीर्ण मिससेलेनियस बताया गया है, जिसमें धारा 132 से लेके धारा 158 कंप्लीट आ गई है। उसमें धारा 132 में कुछ स्त्रियों को स्वी उपसंचारी से छूट है कि उनको किस प्रकार से छूट प्रदान की गई है, स्त्रियों को 132 में बताया है। 133 में अन्य व्यक्तियों को छूट के बारे में बताया गया है। 134 में डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। 135 में सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट किस प्रकार से दी जाएगी, वो प्रावधान इसमें बताए गए हैं। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। और धारा 138 में साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसके बारे में बताया कि इंग्लिश में किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। और डाक महसूल 143 में बताया गया है। तो निर्णय और डिक्रियों या आदेशों का संशोधन 152 में इस प्रकार से सभी इसमें बताए गए हैं। तो ये जो है कि प्रकृति में सभी धाराएं इसमें बताई गई हैं कि 144 में प्रस्थापना के लिए आवेदन, 145 में प्रतिभूति के दायित्व का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। 147 में निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार कैसे होगा। 148 में समय का बढ़ाया जाना बताया। 148 में केवियट दायर करना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है सर। केवियट कि कई बार ये हाई कोर्ट में भी दाखिल की जाती है कि यदि आपके समक्ष इस मुद्दे पर कोई अपील आती है तो उसमें हमें भी सुना जाए, इस प्रकार की एक ये दायर होती है। और 150 में कारोबार का अंतरण बताया है। 151 में न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताया है। और इसी प्रकार से संशोधन करने की साधारण शक्ति और कुछ अधिनियमों का संशोधन और निरसन भी किए गए। तो ये तो सर हमारा हो गया धाराओं के संबंध में, जो हमारे आज के वीडियो का अध्याय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जो दो भाग होते हैं। अब हम दूसरे भाग पे भी सर चर्चा कर लेते हैं। ई बुक के अंदर से भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन चूंकि बुक लेके हाथ में मैं बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं बुक के अंदर से पहले आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद ई बुक के अंदर से भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसमें जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो है कि आदेश 1 में वादों के पक्षकार के बारे में बताया गया है। वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं, पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति भी इसी में दी गई है। आदेश 3 में प्रतिवादी के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे। आदेश 1 में वादियों के रूप में कौन लोग उसमें शामिल किए जा सकेंगे, इसके बारे में बताया, क्योंकि ये जानकारी हमें होना बहुत बहुत जरूरी है। अब चूंकि उदाहरण के तौर पे आप इसको कुछ ऐसे भी समझे कि एक वादी है और उसकी संपत्ति का कोई विवाद है, जमीन का विवाद है। अब जब वो उस जमीन का वो मालिक भी है, दस्तावेजों में भू राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भी है, उस पर उसका कब्जा भी है, और पड़ोसी काश्तकार उसको धौंस देता है कि ये जो आपकी जमीन है, उदाहरण के तौर पे 20 बीघा जमीन, इसमें से 2 बीघा जमीन जो मेरे खेत से लगी हुई है मेरी है, मैं इस पे कब्जा करूंगा। अब ऐसी स्थिति में यदि वो अदालत में दावा लगाने जाएगा तो वादी किसे बनाया जाएगा। पूरे गांव को तो वादी नहीं बना लेगा सर वो, या वो जहाँ रहता है उस मोहल्ले के सभी लोगों को तो वादी नहीं बना लेगा वो। ये इसीलिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कौन वादी होंगे कौन प्रतिवादी होंगे। तो ऐसी दशा में सिर्फ वही व्यक्ति वादी बनेगा, मात्र एक व्यक्ति जो पीड़ित है। और प्रतिवादी में जो व्यक्ति के द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसको प्रतिवादी इसमें बनाया जाएगा। क्योंकि संपत्ति से, जमीन से संबंधित मामला है तो मध्य प्रदेश शासन जिलाधीश महोदय को भी इसमें फॉर्मल पक्षकार बनाया जाता है। अब इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि भूमि से रिलेटेड मामले होते हैं, तो इसमें सर ये संपूर्ण चीजें इसी बारे में बताई गई हैं। इसी प्रकार से अध्याय इसी में सर जो आगे बताया गया है जो है कि कुसंयोजन और असंयोजन, जो है कि आदेश एक के आदेश 1 नियम 9 में बताया गया है। और गलत वादी के नाम से वाद 110 की एप्लीकेशन जो पेश होती है सर, कि न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा और जोड़ सकेगा।
यदि कोई अनावश्यक रूप से परेशान करने की नियत से किसी को वाद में पक्षकार बना लिया गया है तो 110 की एप्लीकेशन लगा के न्यायालय से निवेदन भी कर सकता है। साथ में धारा 151 सीपीसी भी आप लिख दें। या किसी को वाद में शामिल होना है या जोड़ना है तो उसको भी 110 के तहत एप्लीकेशन लगा के आवेदन दिया जा सकता है। और इसी प्रकार से वाद का संचालन पावर ऑफ कोर्ट्स 10A में दिया, वाद का संचालन दिया गया है। और आदेश 2 में वाद की विरचना के बारे में बताया गया है कि वाद की विरचना किस प्रकार से की जाएगी। आदेश 3 में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में बताया गया है। आदेश 4 में वादों के संस्थित किए जाने के बारे में बताया गया है। आदेश 5 में समनों का निकाला जाना और उनकी तामील के बारे में बताया गया है। समन की तामील किस प्रकार से होगी, पूरी प्रोसेस इसमें सर बताई गई है। आदेश 6 में अभिवचन साधारणता प्लीडिंग के क्या नियम होंगे, वो सारे नियम इसमें बताए गए हैं कि अभिवचन किया जाएगा। अभिवचन में तात्विक तथ्यों का, ना कि साक्ष्य का कथन होगा। एविडेंस का भी कथन नहीं होगा सर, विधि का भी नहीं होगा। अभिवचन का प्रारूप भी इसमें बताया गया है। सूचना और विदेश ज्ञान आदि का स्पेशल आपको इसमें करना है। सूचना की तामील के लिए पता। अभिवचन का सत्यापन जरूर होगा सर। आदेश 6 नियम 15 के तहत कई बार हम ऐसा करते हैं कि भूलवश दावा तो लिख लेते हैं लेकिन उसका सत्यापन करना हम भूल जाते हैं। तो ये आदेश 6 नियम 15 में स्पेशल बताया गया वाद का सत्यापन। और अभिवचनों का काटा जाना आदेश 6 नियम 17 में बताया है। वादों में आप संशोधन भी कर सकते हैं 6-17 की एप्लीकेशन लगा के। और आदेश 6 नियम 17 की और आदेश 6 नियम 18 में आदेशों के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना, तो उसमें क्या आदेश दिया जाएगा। 14 दिन का उसमें समय होता है, वो उसमें आगे का सभी डिटेल इसमें बताई गई है। और आदेश 7 में वाद पत्र के बारे में बताया गया है कि वाद पत्र में अंतर्विष्टि की जाने वाली क्या क्या बातें होंगी धन के वादों में। ये सभी इसमें डिटेल बताया गया है सर। मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वे दस्तावेज जिन पर वाद पत्र निर्भर करता है, तो आदेश 7 नियम 1, उस दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी बात लाता है निर्भर करता है। ये आपको सर कोर्ट में पेश करना होगी। आदेश 7 नियम 14 में स्पेशल प्रावधान बताए गए। इसी प्रकार से आदेश 8 में लिखित कथन और मुजरा और प्रतिदावे के बारे में बताया गया है कि प्रतिवादी को जैसे ही नोटिस की तामील होती है तो 30 दिन के अंदर उपस्थित होता है तो उससे लिखित में उसका जवाब मांगा जाता है। ये सभी इसमें बताए गए हैं। काउंटर क्लेम के भी आधार इसमें बताए गए हैं। आदेश 9 में पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का क्या परिणाम होगा इसके बारे में बताया गया है। आदेश 10 में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में बताया गया है। 12 में स्वीकृतियों के बारे में बताया गया है। 13 में दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। आदेश 13 नियम 10 के तहत न्यायालय किसी और न्यायालय में यदि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको उस दावे में मंगाने का आदेश भी कर सकता है। जैसे कि आपने कोई दीवानी दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो न्याय प्राप्त हेतु आवश्यक है ना आपके पास में है, ना आपके कब्जे में है, ना आप उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, तब आप यदि आदेश 13 नियम 10 के तहत कोर्ट में जज साहब के समक्ष एप्लीकेशन लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर ये न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है, इसको वहां से मंगवाया जाए, तो न्यायालय उस आवेदन को यदि आपके स्वीकार कर लेता है तो आदेश देता है उस न्यायालय को कि वो दस्तावेज पेश करें। ये 13-10 में बताया गया है। विवादकों का स्थिरीकरण और विधि विवादकों के आधार पर ये आदेश 14 में बताया गया है सर कि विवादकों की विरचना की जाएगी। जब वादी वाद पेश करता है वो प्रतिवादी के द्वारा उसमें वादोत्तर पेश कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर एविडेंस पे जो तारीख सॉरी उसमें वाद विषय पे जो है कि तारीख नियत की जाती है, तो वो आदेश 14 के तहत ही उसमें वो मुद्दे तैयार किए जाते हैं जो दोनों पक्षों के बीच में विवाद का निराकरण कर सकें। जैसे कि जमीन के मालिक होने का दावा लगाया तो क्या वादी जमीन का मालिक है, प्रतिवादी काउंटर क्लेम पेश करता है तो क्या प्रतिवादी इसका मालिक है, क्या इनका कब्जा वैध है या कब्जा करने के अधिकारी है। सभी बातें एक उसके जो दोनों का जो उसमें प्लीडिंग रहती है और उसमें जो आधार उन्होंने उठाए होते हैं उसी के आधार पर वाद विषय बनाए जाते हैं। आदेश 14 नियम 5 में जो बताया है कि न्यायालय विवादों की विवेचना करने से पहले साक्ष्यों के दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा, ये इसमें बताया गया सर। और आदेश 6 में तथ्यों के या विधि के प्रश्न करार विवादकों के रूप में कथित किए जाएंगे, ये भी इसमें बताया गया है। और आदेश 14 नियम 5 के तहत आप एप्लीकेशन भी इसमें सर कई बार लगाई जाती है। आदेश 14 नियम 5 के तहत और न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि ये अतिरिक्त वाद विषय बढ़ाए जाएं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न्यायालय के द्वारा जो वाद विषय बनाए जाते हैं उससे दोनों पक्षकार संतुष्ट नहीं हो पाते हैं या कोई एक पक्षकार असंतुष्ट होता है, तो ऐसी दशा में वो आदेश 14 के तहत एप्लीकेशन लगा के न्यायालय से मांग भी कर सकता है कि ये वाद विषय भी प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे प्रकरण में बढ़ाया जाए।
इसी प्रकार से आदेश 15 में प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारे के बारे में बताया। न्यायालय को अधिकार है कि वो प्रथम सुनवाई में भी वाद का निराकरण कर सकता है। वो किस प्रकार से किया जाएगा, पूरी डिटेल जानकारी इस अध्याय में दी है। आदेश 16 में साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के बारे में बताया। आदेश 16 नियम 17 से और जो स्पेशल उपयोग होता है उसमें बताया गया है कि नियम 10 से नियम 13 तक का लागू होना। आदेश 16 नियम जो है कि सर इसमें समन की तामील के लिए है और साक्षियों को समन करने के बारे में, साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन कि न्यायालय के द्वारा साक्षियों की जो सूची मांगी जाती है वो आपको पेश करना होगी। उसके बाद यदि आप किसी गवाह को बुलाना चाहते हैं तो आदेश 16 नियम 1 के तहत आप न्यायालय से निवेदन भी कर सकते हैं इसमें, और न्यायालय उसको साक्षी को सूचना जारी करेगा और गवाह लाने के लिए उनसे कहेगा या उनकी हाजिरी के लिए जो भी न्यायालय के द्वारा आदेश में उल्लिखित किया जाएगा। ये सारे प्रावधान आदेश 16 में बताए गए हैं। और इसी प्रकार से आदेश 16 काम है कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्ष्यों की हाजिरी। यदि कोई जो व्यक्ति या कोई साक्षी जेल में बंद है किसी मुकदमे में, तो उस पर तामील कैसे होगी, उसको कैसे परीक्षा की जाएगी, ये सारे प्रावधान इसमें बताए गए हैं। आदेश 18 में वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में बताया गया है। आदेश 18 नियम 4 में पहले लिखित बयान पेश हुआ करते थे, अब वर्तमान में लिखित बयान पेश नहीं होते हैं। अब डायरेक्ट चीफ होता है, वकील साहब मुख्य परीक्षण कराते हैं और सामने वाले वकील साहब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराते हैं। सारे प्रावधान इसमें सर दिए गए हैं। आदेश 19 में शपथ पत्र के बारे में बताया। आदेश 20 में निर्णय और डिक्री के बारे में बताया है। 20 का में आदेश 20 का में खर्च के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से 21 में डिक्री और निष्पादन के बारे में बताया गया है कि उन डिक्रियों का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, जैसा कि धारा में भी बताया गया था जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। निष्पादन के लिए आवेदन आदेश 21 नियम 10 के तहत दिया जाता है कि डिक्रियों का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, उनको किस प्रकार से फॉलो किया जाएगा। निष्पादन के लिए आदेशिका का जारी किया जाना बताया गया है, इसी में बताया गया है सर। और इसी प्रकार से निष्पादन का रोका जाना 26 में बताया गया है। और ये सभी इसमें काफ़ी डिटेल से संपत्ति की कुर्की भी इसमें इसी के तहत बताई गई है। तो ये सभी आदेश इसमें है सर। विक्रय साधारणता ये सभी इसी में बताए गए हैं। स्थावर संपत्ति का विक्रय, डिक्रीदार या क्रेता को कब्जा परिदत्त करने में प्रतिरोध कोई करता। आदेश 22 में पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला। यदि वाद विचारण के दौरान कोई पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसको रिकॉर्ड पे कैसे लाया जाएगा, तो उसकी एप्लीकेशन इसी में पेश की जाती है। आदेश 23 में वादों या प्रत्याहरण का समाधान। आदेश 24 में न्यायालय में जमा करना। आदेश 25 में खर्चों के लिए प्रतिभूति। आदेश 26 में कमीशन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है सर कमीशन का। इसका उपयोग अधिकतर न्यायालय में किया जाता है। वाद विचारण के दौरान कई बार कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की जाती है कि सर मौके की जांच रिपोर्ट मंगवा ली जाए न्यायपूर्ण निराकरण के लिए। हालांकि न्यायालय इसमें इतनी आसानी से आदेश नहीं करता है, क्योंकि न्यायालय का कहना है कि न्यायालय किसी के गवाह सबूत इकट्ठे करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन फिर भी न्याय प्राप्ति में यदि आवश्यक होता है तो न्यायालय इसमें आदेश कर सकता है। मेरे कई प्रकरणों में मेरे द्वारा आदेश 26 के तहत कमिश्नर नियुक्त करके उनकी रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। ये इसमें अन्वेषणी स्थानीय अन्वेषणों के लिए कमिश्नर बताया गया है। वैज्ञानिक अन्वेषण धारा आदेश जो है कि 34 के धारा 10A में उपधारा 10A में बताया है। विदेशी अभिकरणों की प्रेरणा पर कमीशन। और आदेश 27 में सरकार या अपनी पदी हैसियत में लोग अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद के बारे में बताया गया है। 27 का में वे वाद जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानूनी लिखित की विधिमान्यता संबंधी कोई सारभूत विधि प्रश्न अंतर्विष्ट हो, उसके बारे में सर इसमें बताया गया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। आदेश 28 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उनके विरुद्ध वाद किस प्रकार से पेश किया जाएगा, उसके सभी इसमें प्रावधान बताए गए हैं। 29 में निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। 30 में फर्मों के विरुद्ध वाद। 31 में न्यास के बारे में बताया। 32 में अवयस्क और विकृतचित व्यक्ति या उनके विरुद्ध वाद के बारे में बताया है कि कोई अवयस्क के विकृतचित है तो उनका वाद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसमें बताया गया है। 32 का में कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद के बारे में बताया है। धारा आदेश 33 में निर्धन व्यक्तियों के द्वारा वाद के बारे में बताया गया है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अदालत में किस प्रकार से वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, से वाद पेश किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रोसीजर इसमें बताई गई है। और 34 में स्थावर संपत्ति के बंधक के संबंध में वाद के बारे में सर बताया गया है। 35 में अंतराभिवचन। 36 में विशेष मामला। 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया। 38 में निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में बताया गया है। पूरा इसमें बताया गया है। मैं आपको
इसलिए बता रहा हूँ कि सर ये आप इससे परिचित होंगे तभी इनका आप उपयोग भी कर पाएंगे। आदेश 39 में अस्थायी विदेशा निषेधाज्ञा और अंतराभिवचन ये काफी उपयोग होता है स्टे के लिए। जैसे दावा पेश किया जाता है तो उसके साथ स्टे एप्लीकेशन भी पेश की जाती है। जैसे कि आपकी भूमि पे कोई कब्जा करने की धौंस दे रहा है मकान पे, तो न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि हमें अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए कि प्रतिवादी हमारे इस मकान पर जमीन पर कब्जा ना करे। इसी प्रकार से आदेश जो है कि 40 में रिसीवरों की नियुक्ति, 41 में मूल डिक्रियों की अपीलें, इसके बारे में प्रावधान बताए गए हैं। कुल 51 है सर, इसमें हम 41 तक तो पहुंच चुके हैं। और इसी प्रकार से 42 में अपीली डिक्रियों की अपीलें, 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें किस प्रकार से की जाएंगी। आदेश 44 में उच्चतम न्यायालय में अपीलों के बारे में बताया है। 46 में निर्देश है, 48 में प्रकीर्ण है, 50 में चार्टित उच्च न्यायालय, 50 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और आदेश 51 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में बताया गया। तो ये सर ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो आदेश हैं मैंने आपको सभी कंप्लीट रूप से पढ़ के बता दिए हैं। और उसको भी स्पेशल रूप में जो मैंने इसमें तैयार किया है उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कुल 51 आदेश हैं। ये सूची मैंने जो तैयार की है ये मैंने बुक के अंदर से तो पढ़ के सर आपको बता ही दी है, सूची भी मैंने इसमें तैयार किया। आदेश 1 वाद के पक्षकार, 2 में वाद का रूप, 3 में जो है कि 3 में अभिकर्ता व अधिवक्ता, आदेश 4 में वाद का प्रारंभ, आदेश 5 में समन की सेवा, आदेश 6 में अभियोग और प्रत्युत्तर, आदेश 7 में प्लेन की आवश्यकता, आदेश 8 में लिखित वक्तव्य, आदेश 9 में अनुपस्थिति में कार्रवाई, आदेश 10 में पक्षों से जांच, आदेश 11 में दस्तावेजों का प्रकटीकरण। ये और भी संक्षिप्त में सर जो पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। आदेश 12 में स्वीकारोक्ति, आदेश 13 में दस्तावेजों का उत्पादन, आदेश 14 में विवाद बिंदुओं का निर्धारण, आदेश 15 में शीघ्र निर्णय, आदेश 17 में स्थगन, आदेश 18 में साक्ष्य रिकॉर्ड, आदेश 19 में हलफनामा, आदेश 20 में निर्णय और डिक्री, आदेश 21 में डिक्री का निष्पादन, आदेश 22 में पक्ष की मृत्यु पे उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लेना, आदेश 23 में वाद की वापसी या वाद में समझौता, आदेश 23 नियम 3, आदेश 23 नियम 1, आदेश 24 में स्वीकृति, आदेश 25 में सुरक्षा, आदेश 26 में आयुक्त की नियुक्ति, आदेश 27 में सरकार पक्षकारों तक क्या किया जाएगा, आदेश 28 में सैनिक नौसैनिक उनके विरुद्ध वाद की प्रोसीजर, 29 में आदेश में कंपनियां निगम, आदेश 30 में साझेदारी फर्म, आदेश 31 में अस्थायी साझेदारी, आदेश 32 में नाबालिगों के विरुद्ध वाद, आदेश 33 में निर्धन के विरुद्ध वाद, निर्धन के द्वारा वाद और आदेश 34 में गिरवी और वसूली के बारे में, 35 में परस्पर दावा, 36 में न्यायिक राय, 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया, 38 में संपत्ति की जब्ती, 39 में स्थायी निषेधाज्ञा और 40 में रिसीवर की नियुक्ति, 41 में प्रथम अपील और 42 में अपील डिक्रियों की अपील और इसी प्रकार से 43 में अपीली आदेश और 44 में निर्धन अपील करता, 45 में उच्चतम न्यायालयों में अपील, 46 में संदर्भ के बारे में बताया गया है, 47 में रिवीजन पुनर्विलोकन और आदेश, 48 में विविध प्रावधान, 49 में प्रांतों के अपवाद और आदेश, 50 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में बताया है। इसी प्रकार से 51 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में बताया गया। तो ये प्रथम अनुसूची में आदेश 1 से लगायत 51 जो आदेश हैं सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का व्यवहारिक खाका प्रस्तुत करते हैं सर। ये जो मैंने आपको पढ़ के बताए, ये पढ़ के इसलिए बताए मैंने कि हमारे आज के सर वीडियो का भी टाइटल यही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कितने भाग होते हैं। तो उसमें कुल 2 भाग होते हैं। 2 भागों में प्रथम भाग में 1 लगायत 158 धाराएं और द्वितीय भाग में 1 लगायत 51 आदेश हैं। तो उनको पूर्व को मैं संक्षिप्त में आपको इसमें विस्तार के साथ समझाया भी है, ताकि जो मुख्य उद्देश्य है कि कितने भाग होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कहाँ लागू होते हैं, क्यों लागू होते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको इसमें दी है। और ये इनके माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित, पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। सभी अधिवक्ताओं, विधि विद्यार्थियों, न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के लिए इन आदेशों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो आप इस क्षेत्र में ना तो वकालत के प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना आप स्टडी कर पाएंगे। और क्योंकि आप स्टडी करेंगे तो इन सब चीजों का अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक होगा ही होगा। प्रैक्टिकल अप्लाई के लिए भी आपको इनको समझना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल रूप से इनको अप्लाई कर पाएंगे कोर्ट में। तो इसमें जो प्रमुख रूप से जो बताए गए प्रमुख आदेशों का विस्तृत, उसमें जो पक्षकारों का निर्धारण है मैंने सर आपको बता ही दिया है। उसी को डिटेल रूप मैंने इसमें लिखा हुआ ई बुक में पार्टीज के बारे में, जैसे कि शार्ट में एक पढ़ के बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे। ई बुक के अंदर से यह आदेश बताता है कि किन व्यक्तियों को बाद में पक्षकार बनाया जा सकता है। रूल 10 मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर की स्थिति में अदालत की क्या शक्ति होगी। व्यवहारिक उपयोग, यदि गलत व्यक्ति पक्षकार बन गया हो या कोई आवश्यक पक्षकार छूट गया हो तो उसे जोड़ा या हटाया जा सकता है। ये सारी डिटेल सर इसमें दी गई है। वाद का रूप, समन की सेवा, प्लीडिंग,
जो मैंने आपको बुक के अंदर से पढ़ के बताई है सरल भाषा में, इसमें मैंने लिखी हुई है ई बुक में भी। आधे साथ में प्लेंट में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए, उदाहरण, कारण, अधिकार, राहत। अगर प्लेंट में कोई जरूरी बात नहीं है तो उसे वापस किया जा सकता है, स्वीकार भी किया जा सकता है। मतलब आपने दावे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नियम में दी गई हैं आपने छोड़ दी, तो आपका दावा वापस भी किया जा सकता है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि वाद प्रस्तुत करते समय वाद में किन किन चीजों का उल्लेख होना आवश्यक है। जो आदेश 7 नियम 1 में तो दिया ही गया है, आदेश 6 नियम 15 के तहत सत्यापन भी होगा, और किन आदेशों के तहत वो 2 प्रति में पेश होगा उसका रजिस्टर्ड पता लगेगा। आदेश 7 नियम 14 के तहत दस्तावेज सूची पेश होगी। प्रतिवादी का भी कर्तव्य है कि आदेश 8 के तहत वो उसके वादोत्तर के साथ सूची पेश करे, उसका पंजीकृत पता पेश करे, प्रोसेस शुल्क, वकील पत्र, दस्तावेज सूची, तलवाना। ये सभी छोटी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातें, वाद मूल्यांकन, क्षेत्राधिकार जो धारा 9 में बताया गया है, ये सभी चीजें का आपको वाद पत्र में ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो रीडर जांच रिपोर्ट में भी आपत्ति आ सकती है, या फिर आपको आने वाले समय में भी दिक्कत जा सकती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान रखा था, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट से ये तय होता है कि आपका वाद अंदर अवधि में है या नहीं। यदि आपका दावा अवधि बाहर है तो आपको धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आवेदन लिख के जज साहब के समक्ष निवेदन करना होगा कि आप किस कारण से विलंब से ये दावा आप पेश कर रहे हैं। दावे की प्लीडिंग में भी आप इसका उल्लेख कर दें, धारा 5 का आवेदन भी आप अलग से लगा दें। कई बार यदि आप आवेदन नहीं लगाते हैं तो आपको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इस आधार पर आपका दावा भी निरस्त कर दिया जाता है। आदेश 8 में प्रतिवादी द्वारा जवाब देने की समय सीमा और अनिवार्यता, उपस्थिति और गैरहाजिरी, 10 में जांच के बारे में, प्रकटन पूछताछ, 12 में स्वीकारोक्ति, 13 में दस्तावेजों का उत्पादन, विवाद का बिंदु, 15 में आदेश 15 में शीघ्र निर्णय, आदेश 16 में गवाहों की उपस्थिति, 17 में स्थगन, आदेश 18 में साक्ष्य रिकॉर्ड करना। ये सभी सर महत्वपूर्ण बातें मैंने इसी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बुक के अंदर से भी इसकी जानकारी दी है। आज के वीडियो में सर मैंने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कितने भाग होते हैं। हमारे वीडियो का आज का टाइटल भी यही है, और उसमें जो 2 भाग होते हैं उन 2 भागों में कितनी धाराएं होती हैं, एक लगाए 158 और आदेश जो 51 होते हैं, उन सभी के बारे में संक्षिप्त और मुख्य मुख्य जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपको प्रदान कर दी है। और इसी के अलावा मैंने मेरे चैनल पर नोटिस से रिलेटेड लगभग 60 से ऊपर वीडियो अपलोडेड किए हैं। वसीयत से भी रिलेटेड तकरीबन 60 से ऊपर वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। भारतीय नागरिक संहिता 2023 उसकी धारा 2 की उपधारा 39 है, कुल उस पर 39 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता उस पर भी मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फैमिली कोर्ट पे तकरीबन 20 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसे कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है। पति पत्नी से संबंधित तमाम केस, उनके संपत्ति के मामले, भरण पोषण का मामला, बच्चों की संरक्षणता का मामला, महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम 2005 है, जिसे कहते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन पेश किया जाता है। खर्च की मांग की जाती है, धारा 144 BNSS 2023 में भी मेंटेनेंस की मांग की जाती है। ये सभी के ऊपर मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और यदि आजकल काफ़ी देखने में आ रहा है सर कोर्ट में कि मेंटेनेंस के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू हिंसा के भी केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब से बचने का एक उपाय मैंने तैयार किया है। तलाक से बचने के कुल 50 तरीके, मतलब वो मैंने मनोवैज्ञानिक 50 आधार ऐसे तैयार किए हैं जिनको यदि पति पत्नी उनको इस्तेमाल करें, फॉलो करें, तो तलाक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। क्योंकि तलाक एक बड़ी गंभीर समस्या है, एक छोटे से जो बच्चा होता है उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं सर वो तलाक होने के बाद एक तरीके से। क्योंकि पति ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने भी दूसरी शादी कर ली, बच्चे की परवरिश कौन करेगा, उसका तो पूरा जीवन नरक हो जाता है सर। तो ऐसी स्थिति में तलाक से बचने के वो 50 उपाय मैंने तैयार किए हैं कि पति पत्नी के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता है तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ये मेरा 1 घंटे का वीडियो सर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसमें मैंने वो 50 तरीके उदाहरण के साथ विस्तार से समझाएं कि उनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, उस पर किस प्रकार से चला जाएगा, तो दोनों के बीच में जो मन मुटाव है, जो लड़ाई है, वो खत्म होकर उनके अंदर किस प्रकार से मोहब्बत पैदा होगी, आपसी तालमेल और आपसी सामंजस्य पैदा होगा, उस पर पूरी डिटेल में मैंने जानकारी दी है। और तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला है उस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, वो भी चैनल पर अपलोडेड है।
इसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 12, आदेश 11 नियम 21, आदेश 7 नियम 14, इन पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ सर। आदेश 5 पे, पेपर विज्ञापन प्रकाशन पे, सभी सीपीसी पे महत्वपूर्ण वीडियो में बना चुका हूँ और ये निरंतर कार्य जारी है। अब मैं लगभग सिविल प्रक्रिया संहिता पे वापस आ रहा हूँ और इसके वीडियो मैंने बनाना प्रारंभ किए हैं। तो मुख्य मुख्य बातों के लगभग मैं सभी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसका वकालत की प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल होता है और एक आम व्यक्ति के लिए भी वो एक जागरूकता और उत्सुकता का विषय रहती है। एक आम व्यक्ति के भी ज्ञान में वृद्धि करेगा और एक जो प्रैक्टिस में जो उसका इस्तेमाल होता है वहां भी इसका काफी उपयोग होगा। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की सर मैंने जो ई बुक तैयार की है उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक और उसके आगे डाउनलोड, उसके आगे लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए उसका पीडीएफ आप जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये सुविधा मैंने आप लोगों के लिए चालू कर दी है। तो पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसी के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर भी दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन नाम से तकरीबन 85 से ऊपर ई बुक में अपलोड कर चुका हूँ। ये कार्य निरंतर जारी है। आप वहाँ स्टोर पे जाके देख सकते हैं। यदि वहां से आपको महसूस होता है कि कोई बुक आपके लिए उपयोगी है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो के अंदर में ई बुक से परिचय जरूर कराता हूँ और ई बुक के अंदर से जानकारी जरूर देता हूँ। उसको देने का भी मकसद यही रहता है कि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो इसी के साथ आप इस ई बुक के अंदर क्या दिया गया है ये भी आप देख और समझ लेते हैं। और इसको देखने और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी सर आप इसको परचेस करें। हालांकि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखता हूँ जहाँ पे मैं ई बुक अपलोड करता हूँ, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या दिया गया है। और ये एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है। और ये ई बुक क्या है सर, ये एक पीडीएफ है ये, जिसमें विभिन्न कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके उस समस्या को सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति के पास यदि समस्या आ गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति के लिखा पढ़ी किसी व्यक्ति के पास रखी हुई है, वो कोर्ट में दावा पेश करेगा तो अनुबंध का दावा कैसे पेश किया जाएगा, उसमें कौन से कानून कौन सी धाराएं अप्लाई होंगी, क्या प्रक्रियाएं होंगी। मतलब एक तरीके से वकील साहब के पास जाने से पहले आप प्राइमरी रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद कि आपको आगे क्या क्या कार्रवाइयाँ करना है। तो ये एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक मार्गदर्शन है। और दूसरे बहुत से व्यूवर्स की जो कमेंट्स आती है मैं उनको पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। लेकिन जो कि वकालत के प्रैक्टिस के दौरान समय निकालने के बाद ही सर मैं वीडियो बना पाता हूँ आप लोगों के लिए। तो जहाँ तक हो सकता है मैं जो व्यूवर्स हैं उनकी कमेंट्स का जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। और उन कमेंट्स के ऊपर अगर मुझसे संभव हो पाता है तो मैं वीडियो और ई बुक तक भी सर लिख देता हूँ, ताकि वो एक व्यक्ति के लिए नहीं सभी आम लोगों के लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आज का जो हमारा वीडियो है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कितने भाग हैं उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और उम्मीद है सर कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।